दोस्तों, मैं अंजनी कुमार आप लोगों का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रीड स्पेशल मैथ की जो क्लासें हैं हम आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। एक दिन गणित का, एक दिन विज्ञान का वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा नया हो सकता है और एक बार थोड़ा कम समझ में आ सकता है, लेकिन रेगुलरिटी से आप वीडियो देखें, आपको आराम से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस समीकरण में एक्स वाई जेड ए बी सी ये जो चर होते हैं, ठीक है, चर और अचर राशियों के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। एक्स वाई जेड ए बी सी ये सारी चर राशियां होती हैं। ठीक है, चर राशियां इनको आप कह सकते हो। और इनके गुणा भाग में, इनके प्लस मतलब जोड़ घटाव में या गुणा भाग में अगर कुछ अचर राशियां हो, कांस्टेंट जिन्हें हम बोलते हैं, तो अचर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, तो अगर अचर राशियां इनके गुणा भाग में अगर हो तो इस प्रकार जो एक पद बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, और ये जो पद होता है इस पद को आपने बहुपद नाम दिया था, याद है आपको? इसको क्या नाम दिया था? बहुपद नाम दिया था। और बहुपद के अंदर आपने इस बहुपद का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, तो पहला वर्गीकरण आपने इसका पढ़ लिया था जिसका नाम था पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जिसमें एक पद होता है वो एक पदीय बहुपद कहलाता है, दो पद होते हैं वो द्विपदीय बहुपद कहलाता है, पद बताया था मैंने आपको। और जिसमें एक से अधिक पद होते हैं वो बहुपदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो पदों की संख्या के आधार पर जिस प्रकार पद होते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था 9x² - 7y + 3, ऐसा उदाहरण दिया था शायद मैंने आप लोगों को। तो इसमें ये एक पद है, तो अगर अकेला ये पद होता है बाकी और कुछ नहीं होता तो एक पदीय होगा, और ये एक पद है और कुछ नहीं है तो ये हो गया द्विपदीय, और अगर ये तीनों साथ हैं तो ये हो गया त्रिपदीय बहुपद हो गया, और अगर और भी अगर ज्यादा हो तो वो कहलाएगा बहुपदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब आज जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चरों के आधार पर। ठीक है, चरों के आधार पर जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। चर क्या होते हैं? ये एक्स वाई जेड ए बी सी, इनको हम चर बोलते हैं। अगर किसी भी, जैसे इनका वर्गीकरण करें तो एकल चर बहुपद पहला वर्गीकरण होगा, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो। ठीक है, केवल एक ही चर हो, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। ठीक है, केवल अकेला चर हो। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, नाम से पता चल रहा है, इनकी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो शब्द है वो इसकी परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे 9x² + 7। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा, मैंने एक उदाहरण रख दिया, लेकिन इस उदाहरण में मैंने आपको एक बात बताई है कि ऐसे मैंने दो उदाहरण रख दिए। चलो, तो इसमें अगर आप ध्यान दो, अब फिलहाल मैं पद की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं चर की। ठीक है, पदों का वर्गीकरण पढ़ लिया हमने। अगर पद के आधार पर देखें ना तो इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है, तो ये द्विपदीय समीकरण हो गई, द्विपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, सॉरी, द्विपदीय बहुपद हो गया अगर पदों के आधार पर देखें। लेकिन बात कर रहे हैं चर की, तो इसमें चर क्या है? x है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये तो चर होते हैं जिनके मान बदल सकते हैं। ये 9, 7, 4 ये क्या है? सारे अचर हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है। देखो इसमें x एक ही चर है। तो अगर इस प्रकार का कोई इक्वेशन हो जिसमें खाली अकेला एक ही कोई चर हो, कोई एक वेरिएबल हो, तो वो कहलाता है एकल चर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? वो एकल चर बहुपद। इसके अलावा y हो सकता है, z हो सकता है, लेकिन सिंगल होना चाहिए, अकेला, और कुछ नहीं होना चाहिए इसके साथ। अकेला कोई a आ जाए, जैसे एक उदाहरण लिख दिया मैंने, खाली 4a, तो देखो अकेला 4a आया है तो इसमें केवल एक ही चर है, तो अगर अकेला एक ही चर हो वो कहलाता है एकल चर बहुपद कहलाता है। समझ में आ गई बात मेरी? फिर इसका दूसरा वर्गीकरण मैं करूं द्विचरीय। ठीक है, द्विचरीय बहुपद कहलाएगा। एक दूसरा वर्गीकरण होता है द्विचरीय बहुपद, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें दो चर विद्यमान हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं
तो 9x² प्लस 7xy। जैसे इसी प्रकार का मैं उदाहरण लेके चल रहा हूं, 9x² प्लस 7xy। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना आप लोग, तो ये द्विचरीय बहुपद हो गया, यानी इसमें दो चर आ गए, x और y, दो चर आ गए ना, ये द्विचर बहुपद हो गया। इसका एक उदाहरण जैसे और लिखूं मैं आपके सामने, 3a प्लस 4b प्लस 6। अब ये उदाहरण देखो, इसमें a और b दो चर आ गए, आगे कि नहीं आगे, a एक चर है और b भी एक चर है, तो ये दो चर आ गए इसमें, तो ये द्विचर बहुपद हो गया। ठीक है, और अगर पदों की संख्या के आधार पर देखें ना दोस्तों, तो पदों की संख्या के आधार पर देखें तो इसमें तो दो पद हैं, तो ये द्विपदीय बहुपद है पदों की संख्या के आधार पर। इसमें तीन पद हैं, तो ये त्रिपदीय बहुपद है। लेकिन मैं फिलहाल बात क्या कर रहा हूं, चरों के आधार पर। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें कि चरों के आधार पर वर्गीकरण दिया जाए, तो आप ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको एग्जाम्पल देते हैं और आपको ये पूछ ले कि चरों के आधार पर बताइए कितना चर ये मतलब व्यंजक है, एक बहुपद है। तो इस प्रकार आप चरों के आधार पर पूछे तो दो चरीय हो जाएगा, और पदों के आधार पर पूछे तो तीन पदीय बहुपद हो जाएगा, ये त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो ये, इसमें मैं ज्यादा वर्गीकरण करने से फायदा नहीं है, बस आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से ये चीज। अगर इससे ज्यादा और चर आ जाए, यानी किसी बहुपद के अंदर, किसी व्यंजक के अंदर अगर x y z अगर बहुत सारे अगर आ जाए, तो आप कहोगे कि वो बहुचरीय बहुपद हो गया, जिसमें दो से अधिक चर आ गए। जैसे x y तो आ गया, जैसे x y इसमें आ गया, अगर किसी समीकरण में x y के साथ z भी आ गया, a b c भी आ गया, तो आप उसे कहेंगे बहुचरीय बहुपद। तो ये होता है चरों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, अब मैं तीसरा वर्गीकरण लेता हूं, जिसको आपने बताया था घातों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तीसरा जो वर्गीकरण था वो था अपना घातों के आधार पर। अब देखो, जो अब न तो आपको पद देखना है, नहीं आपको चर देखनी है, तो फिर क्या देखना है, आपको देखनी है जो घात है, वो घात देखनी है। चरों पर जो घात लगी है वो घात देखो। तो घातों के आधार पर जब वर्गीकरण की बात आएगी, तो ध्यान रखना कि अगर चर के, वही बात है जैसे यहां हमने वर्गीकरण किया है, सेम वही चीज है। अगर किसी भी चर के ऊपर एक घात है, ठीक है, किसी भी चर के ऊपर अगर एक घात है, सिंगल जिसे हम कहते हैं, एक अकेली घात हो, ठीक है, तो वो कहलाता है एक घातीय बहुपद। ठीक है, जिसको आप रेखीय बहुपद भी कह सकते हो, रेखीय बहुपद। ध्यान रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है, और एक घातीय भी लिख देता हूं मैं, एक घातीय बहुपद, यानी जिसमें जो चर हैं, यानी x y z है, इनमें केवल एक ही घात होती है। जैसे एग्जांपल स्वरूप बात करूं, जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको, 5xy प्लस 7, एक उदाहरण दे दिया 5xy प्लस 7। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पर x की कितनी घात है, 1, तो y पर भी कितनी घात है, 1 घात है। तो अगर घातों के आधार पर देखूं तो ये सिंगल, इस पर पावर लगी हुई है, सिंगल घात लगी हुई है, इसलिए इसको रेखीय बहुपद नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा मैं इसको, रेखीय बहुपद नाम दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अब मैं आपसे एक बात पूछूं, थोड़ा आप समझना इस क्वेश्चन को। अगर मैं घातों के आधार पर पूछूं तो ये कितने घात का बहुपद है, तो आप कहोगे कि सर ये एक घात का बहुपद है, क्योंकि इसमें x और y के ऊपर केवल अकेली एक ही घात है। ठीक है, ये तो हो गई घात के आधार पर। अगर पदों के आधार पर देखूं वर्गीकरण, तो इसमें कितने पद है, 2 पद है, तो ये द्विपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, 2 पद आ गए तो इसलिए द्विपदीय बहुपद हो गया। और अगर चर के आधार पर देखूं, तो चर देखो इसमें x भी और y भी है, तो ये 2 चर या द्विचरीय बहुपद हो गया। ठीक है, तो बताओ अलग अलग ये चीज समझ में आई क्या? घातों के आधार पर कैसे देखना है, और पदों के आधार पर कैसे देखना है, और चरों के आधार पर कैसे देखना है। इस प्रकार का उदाहरण अगर आए तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। अगर देखो बात करूं, अगर एक से एक घात होती है तो रेखीय बहुपद हो गया। अगर 2 घात होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद में अगर आपको 2 घात देखने को मिलती है, जैसे एग्जांपल ऐसा ही उदाहरण ले लेता हूं, जैसे इसी को ले लेता हूं, 5x² y²,
+7। चलो ये उदाहरण मैंने यहाँ पर इसका बना दिया, 5x² y² +7। तो यहां अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इसमें देखो कितनी घात है चरों की, तो आप कहोगे कि सर 2 घात है। 2 घात है, x की घात 2 है और y की घात भी 2 है, तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और दे देता हूं, आपको कह दिया 3x² -4x +3। अब बताओ इसमें बात करो x की कितनी घात है, ज्यादा से ज्यादा कितनी घात है, तो आप कहोगे सर 2 घात है, तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। समझ में आ गई बात मेरी। अब बात कर लेते हैं पदों के आधार पर। इसमें कितने पद हैं? 2। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। तो पदों के आधार पर बात करें तो वर्गीकरण समझ में आ गया। चरों के आधार पर बताओ इसमें कितने चर हैं? x और y। इसमें खाली कितना चर है? x अकेला चर है। तो चरों के आधार पर वर्गीकरण आ जाए तो इस प्रकार करना है, पदों के आधार पर वर्गीकरण आ जाए तो हमने पहले पढ़ लिया है, और अगर घातों के आधार पर वर्गीकरण आ जाए तो इस प्रकार आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, अगर ज्यादा घात हो तो उसे हम मतलब ये तो जैसे सिंगल पावर हो गई, ये डबल स्क्वायर पावर हो गई, यानी द्विघात हो गई। अगर इससे ज्यादा घात होती है तो फिर उसे हम बहुघातीय बहुपद कहेंगे, जैसे x की घात 4, x की घात 5। लेकिन मेरा जो ये आपको बताने का जो मेथड है वो मेरा खाली इतना ही है, जो तरीका है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इनमें विभेद कर सको आसानी से। ठीक है, इसीलिए मैं प्रत्येक एग्जाम्पल में बार बार कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूं कि कौन सा घातों के आधार पर अगर बात आ जाए तो कैसे पहचानोगे, चरों के आधार पर बात आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे, और अगर पदों के आधार पर बात आ जाए तो आप इसको कैसे पहचानोगे, किस प्रकार इसका वर्गीकरण करोगे। ठीक है, तो परिभाषाएं तो बहुत सिंपल है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है कि एकल चर वाला कौन सा होता है, एकल घात वाला कौन सा होता है, द्विचर वाला, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इनको पहचानने की जरूरत है। अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो आप उस एग्जाम्पल को देखकर बाकायदा आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कितने घात का या कितने चर का मतलब ये जो बहुपद आपको दिया है, इस प्रकार आपको वो पहचान कर ही आपको जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हमने पदों का वर्गीकरण, बहुपद का जो वर्गीकरण किया है या इसके प्रकार पढ़े, ये कह दो, वो अलग अलग प्रकार पढ़े, अलग अलग आधार पर इनका वर्गीकरण किया है, वो हमने पढ़ लिया है। अब मैं जो एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपको ये जो बीजीय व्यंजक आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको करना क्या है, बीजीय व्यंजकों को सरल करना है, बीजीय व्यंजकों को सरल रूप में आपको बताना है, उसको सरल करके प्रस्तुत करना, आपको उसका रिजल्ट निकालना है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें बीजीय व्यंजकों को आपस में गुणा भी करना पड़ सकता है, बीजीय व्यंजकों को आपस में जोड़ना भी पड़ सकता है, बीजीय व्यंजकों को आपस में घटाना भी पड़ सकता है या भाग देना भी पड़ सकता है, क्योंकि इस टॉपिक में यही चीजें आती है, बीजीय व्यंजकों का गुणा भाग स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप गुणा भाग करेंगे तो उसका अपना एक अलग रूल होगा, लेकिन जब जोड़ या घटाव की बात आती है, यानी बीजीय व्यंजकों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है, तो ये चीज आप लोग थोड़ी सी इसमें ध्यान रखना। मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा कि समान पद होने चाहिए। ठीक है, ऐसे पद हो जिनमें समान पद हो और उनकी घात वगैरह जो है, यानी घात है वो समान होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जब भी आप बीजीय व्यंजक का, मैं यहां लिख देता हूं, बीजीय व्यंजक का, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बीजीय व्यंजक का जोड़ यानी प्लस या घटाव यानी माइनस करने के लिए, ठीक है, करने के लिए समान पद, देखो समान पद क्या होंगे, मैं यहां लिख देता हूं, एक जैसे पद, जिसमें अगर चर है तो भी एक जैसे हो, ठीक है, और उनकी घात है तो भी एक जैसी घात हो। ध्यान रखना, ऐसे चर, एक जैसे चर वाले, एक जैसी घात वाले पदों को ही जोड़ना है और ऐसे पदों को ही घटाना है। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी है वैसे आपने जोड़ दिया और घटा दिया, नहीं। तो मैंने क्या लिखा है, बीजीय व्यंजक का जोड़ या घटाव करने के लिए समान पद होने चाहिए। ठीक है, समान पद का मतलब समान चर
और उनमें समान घात हो, समान चर और समान घात हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने आपको एक चर दे दिया 7x² माइनस 8xy प्लस 6, ये एक बीजीय व्यंजक है या बहुपद कह दो। इस बहुपद में आप लोगों को जोड़ना क्या है, 3xy प्लस 4 माइनस 9x²। अब मैंने मेरी मर्जी से कि जो भी मतलब एक व्यंजक बनाया है, मैंने एक समीकरण लिख दी अपनी मर्जी से, एक बीजीय व्यंजक आपके सामने रख दिया और मैं कह रहा हूं कि इसको सरल करके बताइए, कोई भी हो। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, नॉर्मल काल्पनिक एग्जांपल लिया है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि देखो यहां पर ध्यान दो, चर की बात चल रही है, चर की बात चल रही है, मैं चर की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो। अब देखो यहां चर क्या है, x है। अब समान चर होना चाहिए, मतलब ये x है तो इसमें x के पद ही जुड़ेंगे, तो चर समान होना चाहिए और उसकी घात भी इक्वल होनी चाहिए। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी घात कितनी है, तो आप कहोगे 2 घात है। तो पहले तो चर देखो तो आप कहोगे सर x है, फिर उसकी घात देखो 2, तो समान चर और समान घात वाले जो पद है उन्हीं का जोड़ या घटाव होगा, ठीक है। तो यहां x² का पद हो गया, मोटे मोटे रूप में देखें तो x² का पद हो गया। अब बराबर में देखो x² का पद और कहीं है क्या, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है, जोड़ना है इसको इसके साथ जोड़ना है, तो इसमें है x² का पद, आप कहोगे सर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हाँ है। तो आप क्या करो, 7x² में जोड़ो। अब इसको जोड़ना है, लेकिन जब जोड़ोगे तो आपको पता है कि ये प्लस और ये क्या है माइनस, और प्लस मैंने इसको बड़े ब्रैकेट में लेना है और इसमें जोड़ दूंगा माइनस का 9x²। बात समझ में आ रही क्या, प्लस का चिन्ह ये रहा, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे पड़ा है, ये माइनस की है संख्या, ये संख्या किसकी है, माइनस की, माइनस का 9x², तो ये माइनस मैंने इसके साथ शामिल कर लिया। अब देखो यहां समान चर वाले हैं, दूसरी बड़ी बात क्या है, इनकी घात बराबर है। फिर जोड़ना है सबको, क्योंकि प्लस करना है, इस प्लस में ये प्लस करना है, तो मैंने प्लस का चिन्ह लगाया है, और अगर घटाना हो तो माइनस का चिन्ह हम यूज में लेते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक तरीका और बनता है, चलो मैं उसी तरीके से आपको बता देता हूं। पहले आप ब्रैकेट सोल्व कर लिया करो। ब्रैकेट सोल्व करने का तरीका क्या होता है, यानी कोष्टक होते हैं उसको हल कर लिया करो। चलो उस तरीके से मैं आपको क्लियर करा देता हूं ताकि समझने में आसानी होगी। अब ये प्लस इसमें है तो इसमें इसके आगे तो कोई चिन्ह है ही नहीं, तो मैंने ऐसे कैसा लिख दिया। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब ये भी संख्या किस में है, प्लस में, क्योंकि इसके आगे प्लस का ही चिन्ह है, तो प्लस 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 होता है, तो ये हो गया 3xy। समझ में आ रही बात मेरी। फिर ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 होता है, ये हो गया 4। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गया 9x²। अब देखो ये चीजें मैंने आप लोगों को जब घातांक वाला टॉपिक करवाया था उस दौरान मैंने बताई थी। तो किसी भी समीकरण को पहले सोल्व करके लिख लो, जल्दबाजी नहीं करना, जैसे मैंने फिलहाल यहाँ पर आपको बता दिया था, तो क्योंकि वो अपनी एक प्रैक्टिस की बात होती है। कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करते समय ऐसे ब्रैकेट को सोल्व नहीं करते जल्दी में, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, अगर आपकी प्रैक्टिस आपका अभ्यास है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी अगर संशय लगता है तो आप पहले क्वेश्चन को सोल्व करके लिख लिया करो। क्योंकि अगर यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह था, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो अंदर मामला गड़बड़ हो जाता। इसलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने तरीके से लेके चलो। अब देखो x² की ये जो घात है, इस x² में x² का ही पद उठाना पड़ेगा आपको, यानी समान पद जुड़ने, समान पद घटने। समान पद का मतलब हो गया चर भी समान होने चाहिए और उनकी घात भी समान होनी चाहिए। अब मैं यहां ब्रैकेट बना देता हूं, ये 7x² प्लस का है, इसमें x² का पद उठाओ, ये रहा x² का पद, ये आ जाएगा माइनस का 9x²। अब इस x² में x² का ही पद जुड़ेगा या घटेगा। अब यहां घट रहा है फिलहाल, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। आगे चलो, फिर अब देखो आगे मैं बात करूं तो यहां x और y के पद हैं, दो चर हैं x y। तो इस पूरी समीकरण में देखो x y और का है, तो आप कहोगे सर एक तो x y का पद ये रहा, एक x y का पद ये रहा, तो बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगाओ, ठीक है, क्योंकि जोड़ना ही अपने को। तो ये संख्या तो है माइनस का 8xy और ये संख्या है प्लस का 3xy। अब आपने क्या सीखा, मैंने समान पदों को एक जगह रखा है, तो समान पदों का ही जोड़ होता है, समान पदों का ही घटाव होता है। हो गया, इसका काम हो गया।
इसके साथ इन सब का काम हो गया। अब देखो कांस्टेंट बच गए 6 और 4, तो प्लस का चिन्ह लगाओ और कांस्टेंट को एक साथ जोड़ दो। तो अब देखो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 7x² माइनस 9x²। समान पद होने से फायदा क्या होता है, डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं कि यहां से x² कॉमन आ सकता है। x² कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचा, 7 माइनस 9। ये फायदा होता है समान पदों का। फिर यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं xy, तो ब्रैकेट में बचा माइनस का 8 प्लस 3, और यहां डायरेक्ट योग हो गया 6 4 10। अब देखो आप इसको सोल्व करोगे तो 7 में से माइनस 9 गए तो आप कहोगे सर माइनस के 2 बचते हैं, और माइनस 2 को x² से गुणा कर दो। यहां बात करोगे तो आप कहोगे सर माइनस का 8 है प्लस का 3 है, तो माइनस के 8 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 5 बच गए। माइनस के 5 को xy से गुणा करोगे तो माइनस का 5xy आएगा। क्या आएगा, माइनस का 5xy आएगा। बाहर प्लस का चिन्ह पड़ा है और प्लस में क्या चल रहा है आपके, यहां 10 चल रहा है। अब इसको सोल्व कर दो आगे, तो क्या रिजल्ट बन गया, माइनस का 2x² प्लस माइनस माइनस 5xy और प्लस में 10। समझ में आ रही बात मेरी, प्लस में 10। इस प्रकार ये इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हो। तो समान पदों को जोड़ना है और समान पदों को घटाना है, और उन पदों की विशेषता कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने बीजीय व्यंजक को सरल करने का तरीका पढ़ा, और अब हम प्रैक्टिस पर आ चुके हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इन चीज़ों को क्लियर करना और इन पर अभ्यास करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।